Hello everyone, and a very warm good evening to one and all who are all part of the webinar today conducted by Patliputra Sahodaya. I hope my PPT is visible, voice clear and audible. If yes, we can proceed with the session. Okay. So the topic for today's session is understanding teaching strategies. और टीचिंग स्ट्रैटेजीज से कुछ भी इसकी टेक्निकलिटी में हम लोगों को नहीं जाना है। और आज हम इस सेशन में टीचिंग स्ट्रैटेजीज को केवल ऊपर से नहीं बल्कि काफी अंदरूनी तौर से और इंटरनलाइज करेंगे। इसकी टेक्निकलिटी या इसके साथ जो जार्गन्स अटैच्ड हैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, बट टीचिंग स्ट्रैटेजीज का क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों हम टीचर्स को इसके ऊपर पकड़ बना के रखनी है, इसके एसेंस को इंटरनलाइज करेंगे और बिल्कुल अंदरूनी इसकी समझ आज प्राप्त करेंगे ताकि इसको ऊपरी तौर से हमारे ये फिंगर टिप पे आ जाए। तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज आपने बहुत बार सुना होगा कि अब जो न्यू लेसन प्लान बन रहा है उसमें आप क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज डाल रहे हैं या अपनी पेडागोजी को डिसेमिनेट करने के लिए क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज डाल रहे हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कि नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी है कि नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी है कि नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंटेंट कितना है आप में, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आप करा रहे हैं कि नहीं, डिस्कवरी बेस्ड करा रहे हैं कि नहीं, डिजिटल ब्लेंडेड लर्निंग है, कोलैबोरेटिव है। तो ये सब जार्गन्स हम लोग सुनते रहते हैं एजुकेशनल, मगर होता क्या है ये और इसका अंदर पे इसको अंदर रूनी तौर से समझने पर ये कुछ भी नहीं है और ये हम लोग करते होंगे, बट हम लोगों को ये सारे टर्म्स को यूज करने शायद ना आ रहा हो। तो आज इस सेशन में टीचिंग स्ट्रैटेजीज आपने कई बार सुना होगा, पर आज इसको हम लोग पास से और अंदर से समझने का बिल्कुल अच्छा प्रयास करेंगे, डेप्थ में समझेंगे। And I will begin my session with a shlok in Sanskrit, and this will set forth the tone and the essence of the session today. इस संस्कृत के श्लोक से आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम लोग टीचिंग स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से इसको देख रहे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स नजरिया क्या है टीचिंग स्ट्रैटेजीज को देखना। हम लोग कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग को डील नहीं कर रहे हैं, इंक्वायरी बेस्ड को नहीं डील कर रहे हैं, बट टीचिंग स्ट्रैटेजीज से ही सब कुछ हासिल होगा, ये समझना है। और जब ये समझ जाएंगे तो अब आप कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ लगाएंगे ये इजी हो जाएगा, इसकी अगर आपने नस पकड़ ली तो। So this Sanskrit shlok, and please forgive me for my pronunciation in Sanskrit because I have just started to learn Sanskrit, तो हो सकता है कि मेरा pronunciation कहीं पे गड़बड़ हो, just forgive me for that. So ये श्लोक कहता है, विद्या विवादाय धना मदाय शक्ति परेशा परि पिंडनाय खलसे साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ है कि फॉर द विकेड, दुर्जन के लिए, मिस्चीवियस के लिए, नॉलेज का अर्थ होता है कि वो आर्ग्यूमेंट कर सके, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में जीत सके। अगर उसने उसके परिणाम में वेल्थ पा लिया है नॉलेज की वजह से, तो वो उसको घमंड कर सके, और अगर पावर मिल गया है तो वो दूसरों को ऑपरेस कर सके। लेकिन नोबल्स के लिए, जो अच्छे लोग होते हैं, लाइक वी एडुकेटर्स, नॉलेज शुड लीड टू विजडम, wealth should lead to charity, and power should lead to the protection of others. So this shlok reflects the moral aspect of education. Education का moral responsibilities बहुत ज्यादा है। किसी कॉन्सेप्ट को कंठस्थ कर लिया और उसको एग्जाम में लिख दिया ही एजुकेशन नहीं है। तो इस अंदरूनी तौर से इसकी समझ होनी कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को ग्रास नहीं कराना है, बट इसका मॉरल इम्प्लीकेशंस क्या है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये समझनी है। अर्जिंग वी ऑल एडुकेटर्स टू कल्टिवेट विजडम, विजडम बच्चों में जरूर डालना है, एम्पैथी जो कि सोसाइटी से गायब हो रही है, एंड द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन इन स्टूडेंट्स। सो टीचिंग स्ट्रैटेजी शुड देयरफॉर focus on not only giving the theoretical knowledge to students, but also building ethical and moral values to protect both the teacher and the student, and then only the real meaning, purpose and essence of education will come out. तो हमें टीचिंग स्ट्रैटेजी को सिर्फ ऊपरी तौर से एज अ टूल नहीं यूज करना है, उससे पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे जो एडुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको मॉरली और एथिकली बहुत ज्यादा साउंड बनाना है, जो कि टीचर्स आसानी से कर सकते हैं। हम आई ऑलवेज टेल यू कि अपने टीचर की बोली भी हर अच्छी बात और हर बुरी बोली भी बात आज भी हम लोगों को याद है। तो टीचर के पास होता है मैजिक वॉन्ड। अगर टीचर इस मैजिक वॉन्ड को सोसाइटी के एथिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट में
और बच्चों को वाइज इम्पैक्ट्स और रिस्पॉन्सिबल बनाने में यूज करें, तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज इज अ टोटल विन। सो आई थिंक कि हमारे सेशन के आगे कैसे प्रोसीड करने वाला है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नाउ वील गो टू द फर्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट स्लाइड क्या कहती है? सबसे पहले कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज का डेफिनेशन क्या है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज को हिंदी में शिक्षण रणनीतियां भी कहते हैं। और टीचिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं पर्पसफुल, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस है, एंड दे आर अडेप्टेबल मेथड्स दैट एम्पावर, स्टूडेंट को एम्पावर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जो एम्पावर करता है, कि ताकि बच्चा सिर्फ इंफॉर्मेशन या नॉलेज ले नहीं, बल्कि उस दिए गए इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ इंगेज हो। इंगेज मतलब उसको यूज करे, अगर उसने कुछ सीखा है तो उसको यूज करे औरों के साथ भी, अपनी जाती जिंदगी में, अपने प्रोफेशनल सेटअप्स में वो यूज करने भी लायक हो, इंगेज करे, अंडरस्टैंड करे, एंड उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को रिटेन करे। टीचिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए। और ये इसलिए बहुत पर्पसफुल होती है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो काफी एम्बिशियस है। तो इस टीचिंग स्ट्रैटेजी को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आगे और भी समझेंगे, ये बस शुरुआत है सेशन का। तो कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं कि बहुत इजीली आप ना रिसीव कर पाए, बट विद एग्जाम्पल्स बहुत ही सरल हो जाएगा। सो टीचिंग स्ट्रैटेजीज, जिसको हम लोग बार बार एक्सपीरियंशियल लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कहते हैं, यही सब टीचिंग स्ट्रैटेजीज करती क्या है? ये ट्रांसफॉर्म करती हैं। क्या करती है? ट्रांसफॉर्म करती हैं लर्निंग प्रोसेस को एक एक्टिव माहौल में, एक एक्टिविटी। लगता है कि बच्चा उसी जगह पर है। अगर किसी ने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा तो कुछ समय के लिए उसको लगेगा कि हाँ फ्रांस में है, रशिया में है, जर्मनी में है, या इंडिया का पढ़ा तो लगेगा कि हाँ इंडिया में है। ये ट्रांसफॉर्म करती है पूरे लर्निंग एक्सपीरियंस एंड प्रोसेस को इनटू एन एक्टिव इमर्सिव एक्सपीरियंस, कि लगेगा कि हाँ हाँ, अगर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की बात हो रही है तो जब हम लोग एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, लाल बाल पाल के बारे में, तो उनकी भावना भी हमें हमारे अंदर जनरेट होती है। जब हम पढ़ते हैं भगत सिंह के बारे में तो हमारे अंदर भी उस तरीके का एग्रेशन आता है, क्योंकि आपने टीचिंग स्ट्रैटेजी को ऐसा किया है कि बच्चे को फील हो रहा है कि वो उस सिचुएशन में है। और टीचिंग स्ट्रैटेजीज में ये क्षमता है कि वो टेलर करे टीचिंग अप्रोचेस को टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। अब क्लास में हर तरीके के बच्चे हैं, शार्प हैं, बहुत शार्प नहीं है, स्टिमुलेटेड है, नहीं स्टिमुलेटेड है, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी को नहीं है, लेकिन वो डाइवर्स जेंट्री को अगर टैकल कर पा रहा है, ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि 10 बच्चे जो शार्प हैं उनको अगर लेक्चर मेथड से भी सुनाया जाए तो उनका ब्रेन प्रोसेस ट्रेंड है कि उनको सुनना है, बट बच्चे सिर्फ वैसे नहीं सुनते हैं। तो हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज ऐसी होनी चाहिए कि बाय एंड लार्ज सबको इंटरेस्ट आ जाए। और जो इफेक्टिव जो शिक्षा रणनीतियां होती हैं वो क्रिएट करती हैं एक ब्रिज। ये बहुत कॉम्प्लेक्स बात है बट इसको बड़ा अच्छे से समझिएगा। वो ब्रिज करती हैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज को और स्टूडेंट के यूनिक लर्निंग स्टाइल के बीच में, वो ब्रिज का काम करती हैं। अगर कोई मेरे पास बहुत अच्छी टीचिंग स्ट्रैटेजी है तो उसका काम होता है एक ब्रिज का काम करना बिटवीन जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं और जो बच्चे का लर्निंग यूनिक लर्निंग कैपेबिलिटी, उसके बीच में वो ब्रिज का काम करती है। सो इन शिक्षण रणनीतियों के पावर है टू ब्रेक डाउन ऑल बैरियर्स to understand and foster a sense of curiosity, critical thinking and confidence, जो कि गोल है एनईपी का भी। इसमें एक एग्जांपल देते हैं कि क्लास 10th में एनसीईआरटी में डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एक कहानी है जो कि एन फ्रैंक की कहानी है। बाय एंड लार्ज सबको ही जानते होंगे। एक होलोकॉस्ट में जब जर्मनी में हिटलर थे तो उस समय जो होलोकॉस्ट के सिस्टम था जहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप था, उस टाइम की एक बच्ची की कहानी है जो कि 13 साल की है, और वो कैसे वहां के जर्मन पुलिस से बच रही है और एंड तक उसने डायरी लिखी उस दिन तक जिस दिन उसको पकड़ा गया। तो अगर आप इस चैप्टर को टीचिंग स्ट्रैटेजी लेक्चर बेस्ड मेथड कहते हैं तो इसमें आप बहुत ज्यादा अगर कुछ बता पाएंगे तो आप बच्चे की एन फ्रैंक की बेबसी बता पाएंगे, उसकी हेल्पलेसनेस बता पाएंगे, और एक हेवॉक का सीन क्रिएट कर पाएंगे। बट अगर आपने उसमें हेल्प ले ली किसी डॉक्यूमेंट्री की जो बच्ची जो एक बच्ची के ऊपर है, और बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पे, तो उसमें बच्चा क्या क्या समझ पाएगा? बेबसी, फियर, हेल्पलेसनेस, पेन ऑफ लूजिंग द लव्ड वंस तो समझेगा ही, बट हिस्ट्री भी समझेगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी समझेगा जर्मनी की, कि वो कैसे प्लेस्ड है वर्ल्ड में, और हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप देखने में कैसे हुआ करते थे, गेस्टापो का टेरर क्या था। तो एक करेक्ट
टीचिंग स्ट्रैटेजी से बहुत सी चीज की क्लैरिटी होगी, बच्चा कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि उसने डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पढ़ी थी, क्योंकि वो विजुअली स्टिमुलेटेड वे में ही बच्चा इंटरनलाइज करेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज आप लेक्चर से आप उसके दिमाग में कंसंट्रेशन कैंप की इमेज नहीं क्रिएट कर सकते हैं। गेस्टापो जिस तरीके, जो जर्मन पुलिस जिसको गेस्टापो कहते हैं, वो किस तरीके से टेरर क्रिएट करती थी, वो लेक्चर बेस्ड मेथड्स में वो नहीं आ सकता है। जोग्राफिकल पोजिशन कैसी है जर्मनी की वर्ल्ड पे, वो नहीं आप लेक्चर मेथड में बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीज का जो होता है एसेंस खत्म हो जाएगा अगर हम लोग करेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे। तो एक्चुअली टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है, वो शो स्टॉपर होता है। जो भी पेडागोजी, जो भी क्लास में हम लोग जाते हैं, अगर हमने करेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी अपना ली कि इस वे से इस चैप्टर को समझाना बेस्ट होगा, तो समझ लीजिए कि वो ब्लॉकबस्टर होता है वो चैप्टर, और वो बच्चे जिंदगी भर याद रखते हैं, क्योंकि आपने उनके सारे सेंसेस को स्टिमुलेट कर दिया है, विजुअल को, ऑडिटरी को। तो और उसके बाद जब वो चैप्टर पढ़ते हैं, वो चैप्टर बिल्कुल पानी की तरह उनके सिस्टम में जाता है। तो जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल जो रणनीति होती है, उनका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन को कन्वे करना नहीं कि भाई ये इंफॉर्मेशन है, और दैट्स वेरी गुड, आई कैन सी ऑल द कमेंट्स एंड थैंक यू। इफ कोई भी चीज जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाए, और अपने आइडिया जरूर शेयर कीजिएगा चैट बॉक्स में, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के आइडिया ही पे प्रॉस्पर करेंगे। हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो डू शेयर योर आइडियाज। एंड समबडी सेड कि उन्होंने एन फ्रैंक को स्मार्ट क्लास में ही कराया था, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू टीच दैट चैप्टर। और जब हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे, जैसे कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज इन सोशल साइंस या टीचिंग स्ट्रैटेजीज इन साइंस, जो कि हमने प्रीवियसली कुछ कुछ सेशंस में सऊदिया ने ऑर्गेनाइज किए, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा इस चैप्टर को किस टीचिंग स्ट्रैटेजी से बेस्ट लर्निंग आउटकम हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, सिर्फ टीचिंग स्ट्रैटेजी का जो उद्देश्य है किसी इंफॉर्मेशन को सामने वाले को कन्वे करना नहीं है, वो तो लेक्चर मेथड से भी हो जाता है कि इंफॉर्मेशन हमने कन्वे की। हमें क्या करना है, उसके स्टूडेंट के दिमाग में रिटेन करवाना है, अंडरस्टैंड करवाना है, और उसको इंगेज कराना है, और फिर उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए। तो काफी सारी उम्मीदें हैं हमारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो हम लोग क्लास में दे रहे हैं, और ये कभी होगा जब हम लोग टीचिंग स्ट्रैटेजी करेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और इंस्पायर करें बच्चों को कि दे एक्सप्लोर मोर। सिर्फ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ही से इंस्पिरेशन मिले कि कैसे कभी कभी डिक्टेटरशिप के खिलाफ उठना पड़ता है, या कैसे अगर किसी के साथ प्रताड़ित कोई हो रहा है तो इम्पैथी की भावना। तो हमने क्या किया, एक इंस्पिरेशन की भावना भी डाली बच्चे के अंदर, डिस्कवरी की भी डाली, एक्सप्लोरेशन की भी डाली कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, और फिर वो पीछे जाएगा देखने के लिए आखिर हिटलर बना कैसे। एक आपने सीड डालना है एक चैप्टर के थ्रू, उसके बाद यूनिवर्स उसके लिए खुल जाता है। अगर हमने टीचिंग स्ट्रैटेजी से सही सीड बच्चे के अंदर डाल दिया, देन यू आर ओपनिंग द यूनिवर्स। उसको उसमें किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, वो ये इस बात के ऊपर रिसर्च कर सकता है कि होलोकॉस्ट का आइडिया आया कहाँ से, और इस तरीके की ब्रुटैलिटी का आइडिया आया कहाँ से, क्या था रीजन इस तरीके की ब्रुटैलिटी का। तो यूनिवर्स आपने खोल दिया बच्चे के आगे, वो किसी भी चीज को अब उससे डाइवर्ज करके उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले सकता है। और यही उद्देश्य है करेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी का, क्योंकि हमें बच्चे को किसी एग्जाम के लिए स्कूल नहीं करना है, बट हमें उसको इनलाइटन करना है फॉर अ जर्नी जिसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी है। तो ये है टीचिंग स्ट्रैटेजी का माध्यम। आप लोगों को अपने स्कूल में पढ़ाए हुए कोई कोई चैप्टर आज भी याद होंगे, क्योंकि पढ़ाने वाले ने बहुत सही तरीके से उसको पढ़ाया था, और जो चीज रिटेन हो गई, अंडरस्टैंड हो गई, उसको हम लोग जरूर अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में। तो जब भी कोई इस तरीके का चैप्टर लगे जिससे लगे कि ये तो बच्चा अपनी अगर जिंदगी में सीख जाए तो ये लाइफ स्किल की जैसा काम करेगा, तो वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टीचिंग स्ट्रैटेजी। इनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है कि एडुकेटर कनेक्ट कर इनकरेज कर पाए बच्चे को कनेक्ट करने में, जो लर्निंग क्लास हो रही है, टू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। अभी जैसे ऐसे कि फर्स्ट एड का चैप्टर हमने पढ़ाया है बच्चे को क्लास में, तो घर में अगर माँ का हाथ जलता है या कटता है तो बच्चा फर्स्ट एड देने लायक भी हो। ये नहीं कि वो यूनिट टेस्ट में और फॉर्मेटिव असेसमेंट में तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट उसको पता ही नहीं कि फर्स्ट एड के समय पे अपना ब्रेन भी चलाना पड़ता है और फर्स्ट एड देना भी पड़ता है। तो जब जो भी लर्निंग क्लास में हो रही है वो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल वो उतारने के योग्य हो जाए, उसका प्रयोग करने के लायक हो जाए। टीचिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए, और ताकि वो जो जो दिया हुआ जो नॉलेज है और जो ग्रहण किया हुआ नॉलेज है वो मेमोरेबल हो, जिंदगी भर याद रहे, और वो रेलेवेंट हो।
ठीक है, जैसे कि आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल कि अग्निपथ हम लोगों ने स्कूल में कविता की तरह पढ़ी थी, उस समय अग्निपथ नहीं समझ में आई थी। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए और जब लाइफ के स्ट्रगल्स को देखा, लाइफ की एडवर्सिटी को देखा, रिजेक्शंस को देखा, तब अग्निपथ समझ में आया, तब हमने उसको रियल वर्ल्ड में उसका रेलेवेंस पा लिया। बट स्कूल की शिक्षा में क्या था कि उसको बस पढ़ना है, याद करना है, कवि का नाम याद करना है, दूसरे वाले स्टैंजा का क्या मीनिंग है उतार के उसका भवार्थ लिखना है, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आपने उसको रिटेन किया, अंडरस्टैंड किया और उसके साथ एंगेज किया, तो लाइफ में जब कुछ आया होगा तो ये लगा होगा कि दिस इज व्हाट अग्निपथ इज टॉकिंग अबाउट। तो ये होता है रेलेवेंस एजुकेशन का। और इतने खूबसूरत चैप्टर्स हैं, अगर एक लर्निंग आउटकम लोग मिस कर जाते हैं तो लर्निंग गैप क्रिएट हो जाता है। लर्निंग गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो टीचिंग स्ट्रैटेजीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। हम लोग भी जब ऑफलाइन सेशंस करते हैं, और आप लोगों ने जरूर किया होगा, तो आप लोग किस ट्रेनर को अच्छा कहते हैं, कि जो लगातार खुद ही बोल रहे हैं, या फिर जो टीचर्स से भी बुलवा रहे हैं, जो फेलिसिटेट कर रहे हैं कि भाई दूसरा भी बोले, दूसरे के भी आइडियाज का ही उतना इंपॉर्टेंस है। सेम इज विद किड्स। बच्चों को भी वही टीचर्स पसंद है जो बच्चों को मौका दें, जो बच्चों को ही एक्टिवली इन्वॉल्व कर पाए। जिसकी वजह से एनईपी ने अभी एक्टिव लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस डाला है कि कोई अटेंशन स्पैन ही आपका इतना छोटा होता है, बच्चों का तो बड़ों से भी छोटा होता है। उसमें अगर बच्चे को बहुत लगातार कुछ बोला जा रहा है जो कि बहुत मोनोटोनस हो रहा है, तो वो तो उसके बाद उसका क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है। तो जब स्विच ऑफ हो जाता है तो एक्टिव लर्निंग इसी पॉइंट पे हेल्प करती है कि आप ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजी करें कि बच्चों से ही आंसर हो। इसीलिए लेसन प्लान में जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है दैट इज प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चा क्या ले करके आया, वो बच्चा ही जवाब दे। ऐसे प्रीवियस नॉलेज में इतने क्वेश्चन फॉर्म कर देने चाहिए कि वो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि आप क्वेश्चंस पूछें और बच्चा खुद ब खुद अपने आंसर के थ्रू ही उस लेसन को डिकोड कर दे। इट शुड बी मेड इन दैट वे। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट क्या होता है, लर्निंग बहुत बेहतरीन होती है। और आपका टीचिंग स्ट्रैटेजीज ऐसे हो कि बच्चा फीडबैक देने लायक भी बन जाए, योग्य बन जाए। और स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करने लायक हो, उसमें स्कोप हो, लीनियंसी हो, कि बच्चा भी कुछ गलत कुछ सही जवाब देने लायक हो। लीनियंसी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा सही जवाब नहीं देंगे, बच्चे हमारे अनुसार जवाब नहीं देंगे, उनकी अपनी थिंकिंग है, उनका अपना परसेप्शन है। तो टीचिंग स्ट्रैटेजी जब हम लोग बनाते हैं एक्टिव लर्निंग पे बेस, तो ये लीनियंसी भी उसमें होनी चाहिए कि बच्चा कभी गलत जवाब भी देगा, कभी हमारे अनुसार भी जवाब नहीं देगा, लेकिन एवरीथिंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। क्योंकि लर्निंग आउटकम अटेन तभी होगा जब बच्चे बोलेंगे और बच्चों की तरफ से आएगा, उससे पीयर लर्निंग भी होती है। अब इसका उद्देश्य, जैसा कि हमने कहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कराना नहीं होता है, बट ये जरूर देखना है कि स्टूडेंट उस नॉलेज को जो उसने प्राप्त किया है वो अप्लाई कर सके। इसीलिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इतनी ज्यादा आ रही है कि हमने एक चैप्टर पढ़ाया है, अब उसमें प्रोजेक्ट दो, देखिए प्रोजेक्ट बच्चा कैसे बनाता है। तो वो स्टूडेंट अप्लाई करे और उसके ऊपर बिल्ड करे। अब आपने कुछ मान लीजिए बेसिक नॉलेज बच्चे को दिए क्लास में, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट में उस नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा बिल्ड करके ला रहे हैं, क्योंकि आपने सीड सो कर दिया है। अब उसको बरगद का पेड़ बनाना है कि आम का पेड़ बनाना है, वो उसकी उसकी समझ है, उसकी लगन है और उसका समर्पण है। तो ये हमें देखना है कि टीचिंग स्ट्रैटेजी ऐसी हो कि हम लोग बीज तो बिल्कुल करेक्ट बो दें, उसके बाद उसका उसका कौन सा पेड़ उसको बनाना है वो उसके ऊपर छोड़ देना है, वो ऑटोनॉमी भी उसको दे देनी है। अंत में ये कहा जा सकता है कि शिक्षण जो रणनीतियां होती हैं ना केवल टूल हैं, बल्कि आधारशिला हैं। दे आर फाउंडेशन फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस, जो कि स्टूडेंट के पोटेंशियल को, क्योंकि हर बच्चे में पोटेंशियल है, को मैक्सिमाइज करे कि जो बच्चे में पोटेंशियल है। दिस इज अ टास्क फॉर द एडुकेटर्स। बट आई से मेडिसिन एंड टीचिंग दोस्त प्रोफेशन जिसमें हम लोग क्राउन नहीं पहन सकते हैं, ये सिर्फ देने ही वाला है। इस प्रोफेशन में सुख नहीं है, इस प्रोफेशन में कोई कंफर्ट नहीं है, क्योंकि विद्या इन्वॉल्व है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि जिसने विद्या की लालसा है उसको सुख छोड़ देना चाहिए, और जिसको सुख चाहिए उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए। बिकॉज दिस इज सच अ नोबल प्रोफेशन जहाँ पे सिर्फ देना है, और देने ही से अल्टीमेट, इससे पूरी की पूरी सोसाइटी हमारे हाथ से द वे वी वांटेड कि मॉरल एंड एथिकल ग्राउंड्स पे बने। सो ये हमें कंफर्ट जोन नहीं अवेलेबल है। एंड ड्राइव्स लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग, ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजी कि अगर ये चैप्टर है तो बच्चा सिर्फ एग्जाम तक उसको याद ना रखे, एग्जाम के बाद भी उसको याद रहे, जिंदगी भर उसको याद रहे।
कितने सारे चैप्टर्स बच्चे एग्जाम देते हैं, नेक्स्ट डे भूल जाते हैं, तो फिर क्या लर्निंग आउटकम हुआ, लर्निंग गैप क्रिएट हुआ। एंड दैट ओनली वी सी कि बच्चे बोर्ड्स में नहीं कर पाते हैं अच्छे से परफॉर्म, क्योंकि लर्निंग गैप इतना सारा है। बच्चे ने सिर्फ एग्जाम के लिए FA1 5 के क्लास के लिए, 6 क्लास के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ाई की, उसका उसका सार तो अपने अंदर उतारा ही नहीं। तो हमारा ये दायित्व है, क्योंकि वो बच्चे हैं और हम एडुकेटर्स हैं, तो हमें ये देखना है कि कोई ऐसा चैप्टर जो लॉन्ग रन में उनको बहुत ज्यादा लर्निंग आउटकम उसका बेनिफिशियल है, तो उसमें टीचिंग स्ट्रैटेजीज बहुत तगड़ी डाली जाए, ताकि बच्चा ना चाहते हुए भी वो अंदर अपने अंदर ग्रास्प कर ले। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। किसी भी चीज को, अच्छा नाउ दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये थोड़ी सी चाइल्ड साइकोलॉजी की बात है। तो टीचिंग स्ट्रैटेजी अगर हम लोग जिसके लिए बना रहे हैं और जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी समझ में आ जाए तो और भी चीजें आसान हमारे लिए होती हैं। तो द नेक्स्ट स्लाइड है कि किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव पर काम करना आवश्यक है। किसी भी चीज को, जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को अगर आपको डिकोड करना है तो उसकी जड़ कहाँ है वो देखनी पड़ती है, क्योंकि यही वो आधार है जिस पर सभी सभी महत्वपूर्ण ज्ञान और अंतर्दृष्टि निर्मित होती है। ठीक है, और इसी कारण किसी भी शिक्षण रणनीति को कक्षा में लागू करने से पहले बच्चों का दिमाग, साइकोलॉजी, उसका मस्तिष्क को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि अगर बच्चे का माइंड कर कैसे रहा है। और तभी अंडरस्टैंडिंग अ चाइल्ड्स ब्रेन एंड हाउ लर्निंग हैपेंस इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज। जब तक हम बच्चे का माइंड नहीं समझेंगे, टीचिंग स्ट्रैटेजीज में दिक्कत आएगी। तो कुछ हम लोग न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी पे बेस्ड बच्चे के ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट जो जो स्कूल लेवल पे काफी हेल्पफुल है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग अ चाइल्ड्स ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी, द ब्रेन्स एबिलिटी टू अडेप्ट। बिल्कुल भी इस शब्द से ये सोचने की जरूरत नहीं कि कुछ हम लोग साइंस वाइंस पढ़ने जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस सिंपली हम लोग बच्चे को समझने वाले हैं। बच्चों का दिमाग, वो बिल्कुल सरल लफ्जों में हम लोग इसको समझेंगे। बच्चों का जो दिमाग है वो सीखने से बेहतर होता है। जितना कोई इंसान लर्न करता है उतना वो बेहतर होता है। तो बच्चों का दिमाग सीखने में बेहतर होता है जब वे चीजों को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, है ना। ये हम लोगों के समय में जब हम लोग स्टूडेंट थे, ये बहुत प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बहुत ही ज्यादा फेमस था और हम लोग सुनते थे। आज के बच्चे प्रैक्टिस में ज्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि मोबाइल वाले बच्चे हैं, उनको डोपामीन की आदत है, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है, उनको क्लिक ऑफ अ बटन पे चीजों को बदलते हुए देखने की आदत है। तो उनको आप कोई भी चीज रिपीट मोड पे डालते हैं तो उनको लगता है कि पढ़ाई बहुत ज्यादा बोरिंग है, एक ही चीज को बार बार रिपीट क्यों की जा रही है। ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है जिसको हम एडुकेटर्स कर रहे हैं। लेकिन सीखने में तभी कोई भी चीज बेहतर होती है जब हम चीजों को बार बार प्रैक्टिस करते हैं। एक्टिविटी या कॉन्सेप्ट को दोहराने से उनके दिमाग में मजबूत संबंध बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरल पाथवेज। ठीक है, कोई भी चीज को हम लोग अगर जितनी बार भी रिपीट करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेन में न्यूरल पाथवेज सॉलिडिफाई होगा, जिससे चीजों को लंबे समय तक याद रखना और समझना उनके लिए आसान हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ब्रश करते हैं हम लोगों को ब्रश रिपीट है, रोज करना है, तो क्या है, वो रिफ्लेक्स हो गया, नेचुरल रिफ्लेक्स हो गया कि उठना है, ब्रश करना है। वैसे ही अगर बच्चे को हम लोग रोज किसी चीज की प्रैक्टिस कराते हैं, और 0 to 10 years बहुत ही ज्यादा हाईली इंप्रेशनेबल एज है, तो उस समय हम लोग बच्चे को कोई चीज की अगर रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं तो उनकी लाइफ लॉन्ग लाइफ का वो पार्ट हो जाता है। अगर इसमें एक कोई किताबी एग्जाम्पल लें तो क्लास 3 एनसीईआरटी में मैथमेटिक्स में शेप्स एंड डिजाइन नाम का एक चैप्टर है। जब बच्चे रिपीटेडली आइडेंटिफाई करते हैं और क्रिएट करते हैं पैटर्न्स यूजिंग बेसिक शेप्स, ट्राइंगल, सर्कल ही को बेसिक शेप्स को करके वो लोग पैटर्न्स बनाते हैं, तो ये रिपीटेड जो एक्टिविटी होती है वो उनके दिमाग में मजबूत करती है न्यूरल पाथवेज, जिससे बच्चा गहराई से सीखता है स्पेशल रिकॉग्निशन एंड पैटर्न आइडेंटिफिकेशन को। तो जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि रोज राइटिंग कराइए या रोज मैथ्स की प्रैक्टिस कराइए या रोज 2 पेज लिखवाइए, इसके पीछे का साइंस है। क्यों कहते हैं, कोई टीचर बच्चे को पनिश करने के लिए नहीं करते हैं, इसके पीछे का साइंस है कि कोई भी चीज नेचुरली अच्छी कब होती है, जब हम रिपीट करते हैं। हाउ कैन somebody बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर
क्योंकि उसको बहुत बार चांस मिलता है, वो पब्लिक के सामने बार बार जा रहा है, पहली दफा में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, वो जीरो ही से शुरू करता है। लेकिन 0 से 10 की जर्नी, 10 से 100 की जो जर्नी होती है, इट कम्स ओनली थ्रू प्रैक्टिस। कोई भी इंसान अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों होता है? क्योंकि उसने शुरुआत से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उसके सामने प्रॉब्लम्स आई हैं, पहला प्रॉब्लम उसने अच्छे से सॉल्व नहीं किया, लेकिन उसका इतना सारा प्रॉब्लम्स के साथ वो रूबरू हुआ कि अब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने आ गया। तो सेम इज विथ एनीथिंग, एनी गुड हैबिट लाइक राइटिंग, रीडिंग, मैथमेटिक्स। ये रखना ही है याद कि अगर बच्चे को हमें कोई चीज है जो जिंदगी भर के लिए याद करानी है, तो उसको दशहरा की छुट्टी में, दिवाली की छुट्टी में, विंटर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टी में, हर छुट्टी में ये चीज जरूर देनी है। क्योंकि वो इतनी बार बच्चा करेगा कि वो उसकी लाइफ लॉन्ग जर्नी का वो पार्ट बन जाए। और इस समय बच्चे का ब्रेन होता है स्पॉन्ज की तरह, तो कोई भी चीज को आप रिपीटेड कराते हैं तो वो बच्चे की जिंदगी का पार्ट बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। सो ये रिपीटेड एक्टिविटी से क्या होता है, बच्चों के न्यूरल पाथवे सॉलिडिफाई होते हैं और वो जीवन भर के लिए सक्षमता प्राप्त कर लेता है उस पर्टिकुलर चीज में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज है जो बच्चे को हमेशा के लिए याद कराना चाहते हैं, या उसको लाइफ लॉन्ग लाइफ लेसन देना चाहते हैं, लाइफ स्किल उसके अंदर डेवलप करना पाते हैं। हम एडुकेटर्स के पास इसकी लिस्ट है जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों में हो। सो दिस इज वन साइकोलॉजी एंड न्यूरो साइंस जिसका आप सहारा जरूर ले सकते हैं कि कोई भी चीज को रिपीटेशन पे दें। हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, थोड़ा स्पेस्ड रिपीटेशन कर सकते हैं कि बार बार वो चीज ना दिखे, लेकिन रिपीटेशन से वो जिंदगी का पार्ट बन जाती है। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ स्लीप फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, ये तो दिस गोज फॉर एडल्ट ऑल्सो। अगर याददाश्त को, मेमोरी को मजबूत रखने के लिए रखना है, तो ये याद रखना है कि नींद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये तो एडल्ट्स के लिए भी जरूरी है। जब हम एडल्ट्स के लिए सोना इतना ज्यादा जरूरी है नॉर्मल कॉग्निशन बिहेवियर के लिए, तो अब सोचिए बच्चों के लिए कितना ज्यादा जरूरी होगा। अब इसके पीछे का थोड़ा सा न्यूरो साइंस समझते हैं। सोते समय बच्चे का दिमाग दिन भर जो उसने सीखा है, हुई जानकारी को व्यवस्थित करता है। जो भी बच्चे ने दिन भर सीखा है वो कंसोलिडेट होती है रात के समय सोने के टाइम पे, और उसे लंबे समय तक याद रखने के लिए सुरक्षित करता है। ठीक है, रात की नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। सोचिए जो इन्फॉर्मेशन उसने ली है उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सीखी हुई चीजें जो भी उसने दिन भर में सीखा है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, अब बच्चों को अगर हम ये सिखाएं कि सोने के पहले, अब बच्चे, हम लोग टीचर हैं, हम लोग बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं, तो अगर हम बच्चे को ये बताएं कि बिफोर स्लीपिंग, स्पेशली व्हेन द माइंड इज गोइंग फ्रॉम कॉन्शियस टू द सबकॉन्शियस, उन सब की कॉन्सेप्ट को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लो, रिवाइज कर लें, और जिसको ब्रेन प्रोसेस एंड स्टोर करता है इस इंफॉर्मेशन को ड्यूरिंग स्लीप, तब उस बच्चे का दूसरे दिन रिकॉल उस कॉन्सेप्ट का बेहतरीन होगा। ठीक है, अब ये एग्जाम के एक दिन पहले नहीं हो सकता, लेकिन रिपीटेड आप ये जरूर कर सकते हैं कि रात में सोने से पहले जो की कॉन्सेप्ट है जिसको जिंदगी भर इस्तेमाल करना है, वो एक बार जरूर बच्चा देख ले। आजकल आपने देखा होगा जर्नलिंग बहुत ज्यादा चल रही है कि सोने के पहले जो भी चीज आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, वो आप लिख लें, ताकि वो सिस्टम के बाहर निकल जाए, और तब आप जब सबकॉन्शियस में इंटर करते हैं तो आप क्लीन। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट को क्या करना है, आपको लेना है और उस इंफॉर्मेशन को ले करके आराम से, बिल्कुल बिना किसी हैसल के, बिना किसी स्ट्रगल के, बस ऊपरी तौर से उसकी कॉन्सेप्ट को, अच्छी चीजें जो भी हैं जो आपको लग रहा है, एक बार सरसरी निगाह से अगर बच्चा लेकर के सोता है, तो वो इट लीड्स टू बेटर रिकॉल द नेक्स्ट डे। यहाँ पे हम लोग एंजाइटी, तनाव की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ये एक हैबिट की तरह और एक रिलैक्सेंट की तरह इसको यूज करना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी एडल्ट्स ऑल्सो, बट हम लोग अभी बच्चों ही की बात कर रहे हैं। इमोशंस एंड लर्निंग, द रोल ऑफ एमिगडाला। इमोशंस एंड फीलिंग्स का लर्निंग पर बड़ा डीप इम्पैक्ट है। वी एडुकेटर्स हम लोग बिग टाइम भोगी हैं इसके, कि इमोशन अगर बच्चे का ठीक नहीं है या फीलिंग ठीक नहीं है, वो आप कुछ भी कर लीजिए वो पढ़ने वाला नहीं है। स्पेशली इन द सीनियर्स, अब तो खैर जूनियर्स में भी ऐसा होता है, बट सीनियर्स में भी अगर बच्चे का किसी चीज से दिल टूट गया है, तो आप उसके सामने कुछ भी कर लीजिए, वो लर्निंग नहीं करेगा। सो इमोशंस एंड फीलिंग का लर्निंग पर बड़ा डीप इम्पैक्ट है। एमिगडाला मस्तिष्क का एक वो भाग है जो भावनाओं को समझने में मदद करता है, और इसका सीखने पर गहरा असर होता है। जब बच्चे खुश होते हैं या सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, तो उनकी लर्निंग बे इंतहा अच्छी होती है।
तो हमें एज टीचर्स अगेन वॉट एवर वी आर फीलिंग, हो सकता है हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो या बहुत ओवरवर्कड फील कर रहे हैं। अभी किसी ने लिखा था कि सो नहीं पाते हैं ओवरवर्क होने की वजह से, तो उस वो स्पिल नहीं हो सकता है क्लासरूम में। क्या होगा, उसे लर्निंग आउटकम अटेन नहीं होगा, हमें जिस चीज के लिए रखा गया है वो नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर बच्चों से अच्छी लर्निंग करानी है तो हमें वो बैगेज, आई सेड कि जहां विद्या का आदान प्रदान होता है वहां कंफर्ट जोन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग कंफर्ट जोन की बात नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए हमें बच्चों को कोशिश करना है कि वो थोड़ा खुश रहें और इन्वायरमेंट क्लास का पॉजिटिव रहे। ये आई टोटली अग्री दैट किड्स दीज डेज स्पेशली इन द सीनियर्स दे गिव टफ टाइम्स, बट यही तो हमें हमारा चैलेंज है आज के दौर में। जो मोबाइल वाले डिजिटल नेटिव्स एंड इंफॉर्मेशन रिच वाले बच्चे हैं, उनका ध्यान हम कैसे अपने ओर आकर्षित कर सकें और कैसे उनको कमांड कर सकें, इसके ऊपर एक सेशन जरूर हम लोग लेंगे। लेकिन अभी हम लोग टीचिंग स्ट्रैटेजीज पर ही रहते हैं बिकॉज दैट वाज अ क्वेरी इन द चैट बॉक्स। अब इसके विपरीत तनाव और चिंता उनके सीखने की क्षमता को कम कर देती है। ट्रू फॉर वी एडल्ट्स ऑल्सो। अगर हम लोग चिंता और तनाव करते हैं, हम लोग पढ़ा ही नहीं पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से हम सोच के जाते हैं। तो तनाव और चिंता बिल्कुल बच्चे को नहीं देना है, उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही देना है, उनको इनकरेज करना है। क्यों? क्योंकि तनाव और चिंता से कॉर्टिसोल और आड्रेनलिन रिलीज होता है। वो ये दोनों वही हार्मोन्स है जो कि कोई सांप या शेर देखने से होता है। तो आप कभी कभार सांप देख लें या शेर देख लें तो कॉर्टिसोल रिलीज हो जाए तो इट्स ओके, बट टीचर को देख करके या कंटेंट को देख करके अगर हो रहा है रिलीज, फ्लाइट और फाइट मोड पे बच्चा जा रहा है, तो बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उसमें लर्निंग नहीं होने वाली है। फिर कोई भी स्ट्रैटेजी लगा ली जाए, बच्चा बैठेगा ही नहीं लर्न करने के लिए, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट मोड पे कॉग्निशन एक तरीके से सीज हो जाता है। तो हमें सीज नहीं करना है अपने वेलफेयर के लिए, क्योंकि बच्चे तो वी दे विल गिव, दे आर इन मेजोरिटी, दे विल ट्राई टू गिव यू टफ टाइम एंड दे डू गिव अस टफ टाइम, बट यहीं पे ये दिस इज द चैलेंज। जैसे एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है ना, तो उसके पास बहुत जटिल बीमारी होती है, डॉक्टर को समझ ही नहीं आता है इसका किया जाए कैसे इलाज। ये दवाई अगर दे दे तो लिवर फेल हो जाएगा, वो सर्जरी कर दे तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो समझ नहीं आता है सर्जन को कि करे, ये डॉक्टर को कि करें तो करे क्या। लेकिन तो भी जो स्किल्ड डॉक्टर होते हैं वो निकाल ही लेते हैं इलाज, है ना, और ठीक ही कर देते हैं मर्ज को और लाइफ लॉन्ग उसको चला ही देते हैं। तो सेम इज विथ वी एडुकेटर्स कि हम लोग कभी ये करते तो वो खराब होता है, वो करते तो ये खराब होता है। यहीं पे हमारा स्किल है, यहीं पे हमारा चैलेंज है, और इसी चैलेंज में, इसी एडवर्सिटी ही में अपॉर्चुनिटी ढूंढने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हर एडुकेटर जो एक सफल शिक्षण रणनीति बनाना चाहते हैं, उनको बहुत जरूरी है कि वो क्लास का एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें। ये खुद के लिए भी जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई कहता है ना हैप्पी क्लासरूम्स में हैप्पी क्लास टीचर्स। क्योंकि अगर माहौल खराब होगा और कंटेंट इतना हैवी है तो टीचर्स डिसमिनेट करने में बहुत दिक्कत उनको होने वाली है। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी भी रणनीति को हम लोग सक्सेसफुल तभी बना सकते हैं जब क्लास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, टीचर और बच्चे दोनों के लिए, स्टूडेंट के लिए सपोर्टिव हो। और ये बेनतहा जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस में, एग्रेशन में नहीं हो पाएगी लर्निंग, और कोई भी टीचर ना खुश होगा, ना खुशी से वो दे पाएंगे, और ना बच्चे उसको ग्रहण कर पाएंगे। सो बच्चों को प्रेज प्रेज एक ऐसी चीज है, इससे बड़े बड़े चीजें ढीली पड़ जाती हैं। तो बच्चे बच्चे ही हैं, यूज जेन्युइन प्रेज। कोई छोटी सी चीज आपने देखी है तो जरूर उसको प्रेस कीजिए उससे, क्योंकि बच्चे बदमाशी इसलिए करते हैं क्योंकि वो अनहर्ड है। मिसबिहेवियर इज द लाउडेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वाई एम आई मिसबिहेविंग? क्योंकि कहीं ना कहीं तो बच्चे को कुचला जाता है। हो सकता है घर का माहौल अच्छा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स का प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है, और वो कहाँ दिख रहा है? क्लास में, क्लास टीचर को दिख रहा है या टीचर्स को दिख रहा है। तो मिसबिहेवियर इज लाउडेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चा कुछ तो कहना चाह रहा है, उसकी काउंसलिंग करानी जरूरी है, उसके साथ कुछ समय बिताना जरूरी है, समझने के लिए कि बच्चा इतनी बदमाशी पे उतरा क्यों है, क्यों नहीं पढ़ने को राजी है, जबकि वो जानता है कि इससे उसका डायरेक्ट फ्यूचर इफेक्टेड है। सो ये भी एक आपको, ये भी थेरेपिस्ट का, काउंसलर का, सबका काम एक टीचर के ऊपर होता है। और हमें प्रेज करना है, इनकरेज करना है एंड इंगेज इन एक्टिविटी जो कि पॉजिटिव इमोशंस उनके अंदर जनरेट कर सके। बहुत अधिक जो तनावपूर्ण माहौल से बचना है, खासकर बोर्ड्स के समय पे बच्चों को काफी स्ट्रेस रहता है, इसीलिए परीक्षा पे चर्चा भी आती है जहाँ पे बच्चों के स्ट्रेस के ऊपर बात की जाती है, क्योंकि उससे उनके बोर्ड्स में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
नाउ टीचिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हुए ये ज्यादा जरूरी है, एंड वी कम टू द फोर्थ पॉइंट, अटेंशन स्पैन एंड नीड फॉर ब्रेक। बच्चों का ध्यान वयस्कों से, एडल्ट से की तुलना में कम समय तक ही टिकता है। ये आपने देखा होगा, क्लास में आप लोग वो देखते होंगे कि बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करके रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और एक सामान्य जो बच्चा होता है वो लगभग 10 से 15 मिनट तक ही एक कार्य को ध्यान से केंद्रित कर सकता है। इसके बाद इनका ध्यान बिल्कुल भटकने लगता है, ठीक है। तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हुए या एग्जीक्यूट करने के समय पे इस बात का विशेष खास ध्यान रखना जाए कि वी ब्रेक लर्निंग सेशन इनटू शॉर्ट फोकस इंटरवल्स। ये अगर लग रहा है कि 40 मिनट हम पूरा पढ़ा देंगे और 40 मिनट की 40 इंफॉर्मेशन वो रख लेगा अपने दिमाग में, तो ये साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के अगेंस्ट हो जाएगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि शॉर्ट हो, फोकस इंटरवल हो, छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक जिसमें दे स्टैंड अप, सिट डाउन और हैव अ सिप ऑफ वाटर, कुछ भी, बट दे शुड बी गिवन ब्रीफ ब्रेक्स इन बिटवीन। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पोमोडोरो टेक्निक, जो कि बहुत से सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। सेशन खत्म होने के बाद जरूर गूगल कीजिएगा कि व्हाट इज द पोमोडोरो टेक्निक, POMODORO। और इसमें क्या होता है कि 10 से 15 मिनट का, ये बच्चों के लिए जो है, 10 से 15 मिनट तक डीप काम करें, बिल्कुल अच्छे से काम करें, बट देन टेक अ ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, एंड देन कम बैक अगेन टू दैट। तो क्या होता है, थोड़ा सा रिफ्रेश बटन दब जाता है। नहीं तो क्या होता है, बच्चों का माइंड हैंग कर जाता है एंड दे स्टॉप लिसनिंग टू यू। The next point is curiosity enhances learning. टीचिंग स्ट्रैटेजीज अपनाने के टाइम पे ये न्यूरोसाइंस साइकोलॉजी की बात जरूर याद रखिएगा कि बच्चों को क्यूरियोसिटी अगर जाओ, क्योंकि बच्चे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। अगर बच्चे ने सवाल करना बंद कर दिया है, दैट इज एन अलार्मिंग साइन, स्पेशली द यंगर वंस। तो ये जरूर देखें कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जरूर रहे, क्योंकि इससे लर्निंग में इन्हांसमेंट होता है। जिज्ञासा हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय कर देती है। रिवॉर्ड सिस्टम होता है डोपामिन, जहां से मिलना होता है, खुशी जहां से मिलती है जब हम कुछ अचीव करते हैं, तो वो हमें रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय कर देती है, जब जिससे स्टूडेंट को सीखने का अनुभव अधिक मजेदार और दिलचस्प बन जाता है। तो बच्चे को बहुत मजा आता है कुछ सीखे। आपने कुछ बच्चों को क्लास में देखा भी होगा, अगर आप कुछ सिखा रहे तो उनकी आंख में चमक होता है, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिवॉर्ड सिस्टम, क्यूरियोसिटी, उनको जेन्युइनली जानना है। हमारे समय पे जब कोई भी टीचर हमारी साइंस की TLM लेकर के आती थी, तो हमें लगता था कैसे भी करके हम उनकी क्लास में चले जाएं, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी कि आज TLM में क्या होगा। उसी पैटर्न पे अभी जादुई पिटारा आया है कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहे कि आज जादुई पिटारा से क्या होगा। तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब बच्चे जिज्ञासु होते हैं तो उनकी मेमोरी से जुड़ा हिस्सा, जिसको हम लोग हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और भी अच्छे से काम करता है। सो वी कैन यूज दिस important information to develop a teaching strategy by encouraging students to ask open ended questions. तुम्हें क्या लगता है, what do you think, how do you think the chapter will end, what do you think this will what will happen to the next step in this experiment। ये तो बच्चों को बिल्कुल क्यूरियोसिटी कीजिए, और बच्चों के आंसर्स बहुत आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, उनकी सोच अलग ही लेवल पे, उनका परसेप्शन अलग ही लेवल पर डेवलप होता है। जब हमने ये कुछ चीजें न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी की मदद से समझी हैं, जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाने में, कि रिपीटेड एक्सरसाइजेज जरूर दें। कि अगर बच्चों में कोई पर्टिकुलर चीज डेवलप करानी है तो वो रिपीटेड, जैसे कि मैथ्स में बहुत सारी चीज होती है जो बच्चों को लाइफ लॉन्ग मैथ्स में यूज करनी होती है, तो उसको जरूर होमवर्क्स में या जरूर असाइनमेंट्स में रिपीट करें। जब बच्चा उसको बार बार रिपीट करता है तो वो उसकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। स्लीप पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बट ये भी ध्यान देना है कि व्हाट हैपेंस बिफोर दे स्लीप, क्या करते हैं वो लोग सोने के पहले। तो देखिए, सारे बच्चों को हम लोग नहीं कर सकते हैं हैंडल, लेकिन कुछ बच्चे भी अगर ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और रिजल्ट्स देते हैं, तो उससे दूसरे भी इन्फ्लुएंस होंगे। तो स्लीप में की कॉन्सेप्ट बिफोर दे गो टू स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो रिकॉल करने में बेहतर मदद करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। एमिगडाला, बच्चे का इमोशनली और अंदरूनी तौर से मेंटली अच्छा फील करना बहुत जरूरी है क्लास में लर्निंग के लिए। कोई बच्चा अगर चिंता में, स्ट्रेस में है किसी भी वजह से, तो उसकी लर्निंग में बाधा बनेगी। चौथा है अटेंशन स्पैन, ब्रेक देना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को अगर लंबा खींचेंगे तो आप समझ लीजिए आपकी बोली हुई हर एक बात अब हैंग कर रही है बच्चे के माइंड में। फिफ्थ है क्यूरियोसिटी इनहेंसेस लर्निंग, जिसमें आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, टू डू मोर रिसर्च,
बहुत सारी चीज आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग जरूर दें, जहाँ पे या फिर क्लास में स्ट्रैटेजीज अपनाएं जहाँ पे बच्चे को लगे अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो क्यूरियोसिटी इनहेंसेस लर्निंग। Now, based on the above insights, they are teaching strategies that are also recommended by National Education Policy 2020 to achieve best learning outcomes. अब तो हम लोगों ने समझ लिया कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज का क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी समझ लिया कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है और किस तरीके से अगर हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते हुए कोई टीचिंग स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, अगर ये सारी चीजों को हम लोग दिमाग में रहते हैं। मगर देर आर सर्टेन टीचिंग स्ट्रैटेजी जो कि साइकोलॉजी पे डायरेक्टली बेस्ड हैं और डायरेक्टली आपको रिजल्ट देंगी। उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आई हैव टेकन एग्जाम्पल्स फ्रॉम चैप्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, सो द फर्स्ट इज कि ये जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज है जो कि बेस्ड है ऑन द अबव इनसाइट्स, जो कि हम लोग ने थोड़ा सा न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी से समझा है। यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स विथ रियल वर्ल्ड रेलेवेंस, क्योंकि हमने कहा कि अल्टीमेट जो टारगेट है एडुकेशन का वो स्कूलिंग नहीं है कि बच्चा आया FA1 में ये मार्क्स लाया, FA2 में ये मार्क्स लाया, फाइनल में मार्क्स लाया, नहीं है। वो लाइफ के लिए कैसे प्रिपेयर हो रहा है। अगर ये जो स्कूल में 12 साल उसको जो शिक्षा दी जा रही ना, तो प्री स्कूल इज ऑल्सो इंक्लूडेड, शिक्षा दी जा रही, वो एक इंसान कैसा बन रहा है। इज ही बिकमिंग अ वाइज पर्सन, इज ही बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इज ही बिकमिंग अवेयर पर्सन, यस और नो। अगर नहीं बन रहा है तो फिर वो 12 साल 15 साल वेस्टेज है। तो हमें ये देखना है कि जो भी स्ट्रैटेजीज हैं वो एंड ऑफ द डे वो प्रिपेयर्ड हो टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, जहाँ पे उसको फेलियर हैंडल करने भी आता हो, अपने छोटी छोटी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने भी आता हो, दूसरों के दुख में उसकी हेल्प करने भी आती हो। तो उसको एक होलिस्टिक इंसान बनना है जिसमें कंपैशन सब कुछ हो, सारा उसके, ही और शी शुड बी अ कंप्लीट प्लेटर जिसमें हर चीज हो। सिर्फ मार्क्स ही इंडिकेटर नहीं है होलिस्टिक डेवलपमेंट का, उसके अंदर हर चीज होनी चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा टॉपर है, ओरेटर है, डिबेटर है, उसको ही और शी इज अनबीटेबल, बट एक एडवर्सिटी आती है और वो दोबारा उठ नहीं पाता है, तो सारी ओरेटरी डिबेट सब कुछ तो फिर धरा का धरा ही रह जाता है। तो होलिस्टिक हम लोगों को अगर बच्चों को बनाना है तो हमें टीचिंग स्ट्रैटेजीज कैसी करनी है, ये हमें करना है। तो एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स विथ रियल, अब मान लीजिए कि इन्वायरमेंटल साइंस का एक चैप्टर है जिसमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पढ़ाया जा रहा है, तो हमें बच्चों को ये सिखाना है कि जो वो एनालाइज करे वेस्ट इन देयर ओन स्कूल, कि तुम्हारे खुद के स्कूल में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर क्या काम हो रहा है, तुम्हारे खुद के स्कूल में कितना वेस्ट है और कैसे रिसाइकलिंग प्रोग्राम स्कूल में ठीक किया जाए। क्योंकि अगर आप अपने ही जहां आप रहते हैं वही चीज में गंदगी है और आप बाहर जाके किसी प्रोजेक्ट को करने का कोई फायदा नहीं है। तो जरूर पहले खुद के रूट्स पे काम करें, खुद आइडेंटिफाई करें कि हम लोग जहाँ पे हैं वहां पे क्या प्रॉब्लम है और इसके प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं। तो अगर इन्वायरमेंटल, जस्ट एन एग्जाम्पल आई हैव टेकन कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक ऐसी चीज है जो कि हर क्लास में ईवीएस में पढ़ाई जाती है, छोटे या बड़े स्केल पे, बेसिक या एडवांस लेवल पे। तो ये जरूर देखें कि अच्छा जो लंच ब्रेक के बाद जो कचरा होता है वो साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, क्या एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि सस्टेनेबल वो रहे, कि वो क्लीनिंग हो जाए, और जो वहाँ का जो कचरा होता है वो ग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इस दोनों कैटेगरी में हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते। लॉट ऑफ थिंग्स कैन कम अप। ये तो एक चैप्टर ही आपको बहुत तरीके की गाइडलाइन दे सकता है, लेकिन बच्चे को समझ में आए कि पहले खुद की ही के वातावरण को साफ करना है, फिर आगे बढ़ना है। एंड यू नो एम्पल एग्जांपल्स आर देयर जहां पे हम एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स को रियल वर्ल्ड रेलेवेंस में लगा सकते हैं। जैसे आई ऑलवेज टेक दिस एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, गाड़ी खराब होती है तो 50 रुपए वाला मैकेनिक ही ढूंढते हैं। तो फिर तो यानी कि वो 4 साल में क्या हुआ, वो थ्योरी पढ़ाई गई ना। तो थ्योरी पढ़ के कोई कैसे इंजीनियर बनता है, थ्योरी पढ़ के कोई मेडिकल डॉक्टर कैसे बन सकता है, जब तक कि वो एप्लीकेशन ही नहीं कर सकता है, उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकता है। तो कोई भी नॉलेज अगर थ्योरेटिकल है और एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है तो फिर वो सिर्फ स्कूलिंग है, वो एजुकेशन नहीं, एनलाइटनमेंट नहीं है। दिस इज व्हाट साइकोलॉजी इज आल्सो सेइंग। सो एक्टिवली बच्चे को लर्न कराना है ताकि वो रियल वर्ल्ड में रेलेवेंस पा सके उस चीज का। नेक्स्ट इज leveraging storytelling to create emotional connections. अब यहाँ पे if I'll ask you a question कि कितने सारे बच्चे थे जिनकी दादी नानी पापा मम्मी ने बचपन में आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी, और कितने लोगों को आज भी वो स्टोरी याद है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यस याद है हमें, यस और नो।
जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स कि आपको अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की कहानी सुनाई हुई याद है आज भी, 30 साल 40 साल बाद भी? यस। इसलिए क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है जो जिसको सिस्टम से निकालना बहुत मुश्किल है। ह्यूमन साइकोलॉजी से बड़ा डीप कनेक्शन है स्टोरी टेलिंग का। तो यूज स्टोरी। अब पोल्यूशन ही के बारे में, ईवीएससी के बारे में बताना है तो बताइए कि एक पेड़ है, उसका नाम हमने कुछ नाम रख दिया, ये यंग पेड़ है, लेकिन पोल्यूशन के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण इस पेड़ के साथ ऐसा हो रहा है। क्या तुम इस पेड़ के दोस्त बनोगे? क्या तुम इसका कंजर्वेशन करोगे? क्या तुम इसके लिए पानी डालोगे? क्या तुम पॉलिथीन हटाओगे? मेक इट लाइक अ स्टोरी, यू नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि स्टोरी का ये कनेक्ट है। तो मतलब आज से 30 साल 40 साल पहले किसी ने कहानी सुनाई थी रात के समय पे, एंड अगेन रात के समय पे ही सुनाई जाती थी कहानी, क्यों? तभी तो वो सबकॉन्शियस में है ना आज तक। तो वो लाइफ लॉन्ग की कहानी है, आप सोच भी नहीं सकते कितने साल पहले सुनाई गई होगी। तो बच्चे भी जो हैं, क्योंकि अब क्या हुआ कि सोशल फैब्रिक ऐसा है कि बच्चे आजकल ज्वाइंट फैमिली में रहते नहीं है, तो दादा दादी नाना नानी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब बचे हैं माँ बाप और टीचर्स। तो सीबीएसई ने दायित्व दे दिया है हम लोगों को कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप बताइए कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जिसपे आपकी मास्टरी है, आप बच्चे के दिल में उतार सकते हैं बाय गिविंग नरेटिंग दिस इंटायर चैप्टर, कॉम्प्लेक्स चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। और वो बच्चे की जिंदगी भर उसका पार्ट रहेगा। लेकिन फॉर दैट एडुकेटर्स का बहुत मास्टरी होनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट की, उस मटेरियल की। जब तक आपकी खुद की मास्टरी, खुद की पकड़ और खुद कंठस्थ नहीं होगी उस इंफॉर्मेशन को लेकर, उसके ऊपर स्टोरी बनाना टफ होगा। तो फर्स्ट वी नीड टू बी मास्टर ऑफ अ मटेरियल एंड देन वी कैन वीव एनी स्टोरी दैट वी वांट। ओके, नाउ इनकॉर्पोरेट विजुअल लर्निंग टू एनहांस रिटेंशन। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था अभी एन फ्रैंक का, ठीक है? तो विजुअल जो चीज होती है ना वो ज्यादा दिन तक रहती है। आपने अगर रास्ते में कोई चीज देख ली या कोई खराब इवेंट देख लिया तो क्या होता है, जिंदगी भर वो चीज आपको डराती रहती है। क्यों? आपने सोचा मेरे साथ तो हुआ नहीं, बट आपने देख लिया है उसको। सुनने से ज्यादा देखने का इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो सेम, जब खराब चीज याद रहती है तो अच्छी चीज भी याद रहेगी। तो बच्चे को जब हम लोग मान लीजिए कि नेशनलिज्म इन इंडिया ही पढ़ा रहे हैं या गांधी जी पढ़ा रहे हैं, सत्याग्रह ही पढ़ा रहे हैं, तो जरूर मेक श्योर कि आपके पास विजुअल एड्स हों। ताकि, क्योंकि बच्चा नहीं जानता है, आज का तो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है पुराने चीजों के बारे में, तो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। उनको अपने घर के बच्चे अगर सेकंड कजन है तो उनको नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूसरी तरीके की ब्रेकेज है सिस्टम में, सोशल फैब्रिक में। तो आप सोचिए वो गांधी जी को या भगत सिंह को या एक्सट्रीमिस्ट को या दादा भाई नौरोजी को सिर्फ सुन के नहीं इमेजिन कर सकता है, दे नीड टू सी। तो वो विजुअल डिस्प्ले ऑफ सच कैरेक्टर्स सेम इज विद अदर सब्जेक्ट्स। आई एम अ सोशल साइंस स्टूडेंट, तो सोशल साइंस का एग्जांपल ज्यादा दे देते, बट सेम इज विद मैथ्स, सेम इज विद साइंस एंड सेम इज विद एवरी अदर सब्जेक्ट। कि आपको बच्चे को कुछ ना कुछ विजुअल पकड़ने के लिए चीज देनी पड़ेगी जिससे वो कनेक्ट करे, ठीक है? उसको कनेक्ट करने के लिए एक पिक्चर का सहारा जरूर देना पड़ेगा। तो जब आप देते हैं तो वो बेहतर रिटेंशन होता है। जैसे विजुअल्स दे सकते हैं, मैप्स दे सकते हैं, इमेजेस दे सकते हैं, कोई इवेंट दे सकते हैं जहाँ पे गांधी जी चरखा चला रहे हैं या भगत सिंह वो कोर्ट में खड़े हुए हैं। यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। इफ यू आर द मास्टर ऑफ योर मटेरियल यू विल हैव एम्पल अमाउंट। नाउ इंटीग्रेट प्ले बेस्ड एंड गेम बेस्ड लर्निंग। बच्चे आज इसके पीछे की साइकी क्या है कि आजकल के बच्चों को आप देखेंगे घर आते के साथ उनका एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग पुल होता है वो होता है टूवर्ड्स गेम, कि गेम खेलना है, देखना है, यूट्यूब देखना है, यू नो, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो हमारे बच्चे को इंस्टेंट मोबाइल, ठीक है, हम लोग की लैंग्वेज में मोबाइल, बट उनका अपना गेम रहता है, तरह तरह के गेम्स के नाम होते हैं। लेकिन उसका अल्टीमेट क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, ठीक है? उनको क्लिक ऑफ अ बटन पे स्टिमुलेशन चाहिए। तो अगर हम लोग कोई गेम बेस्ड काम करते हैं कि अच्छा ये करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, ये करने पे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, स्कैवेंजर हंट होगा, या आपने टीम में डिवाइड कर दिया है और टीम में डिवाइड करने के बाद आप कह रहे कि जो सबसे मार्क्स ज्यादा लाएगा उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो बच्चों का रिवॉर्ड सिस्टम ज्यादा ऑन कर दिया है गेम ने। अगर आप किसी भी गेम को गौर से देखेंगे तो उसमें क्या है, बच्चों को कॉइन्स मिलते हैं, बच्चे को रिवॉर्ड मिलते हैं, किसी को मारने का, किसी को हराने का। तो उनको आदत हो गई है, क्योंकि रियल लाइफ में वो शायद उनको ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। रियल लाइफ में तो डांट पड़ रही है, रियल लाइफ में तो सेल्फ स्टीम के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन गेम में कोई पूछता नहीं है। गेम में आपको रिवॉर्ड मिलता है, गेम में आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपको लेवल बढ़ा दिया जाता है, तो यू फील लाइक अ विनर।
तो गेम्स, अगर मैथ्स में भी अगर गेम के सब सारे क्लासेस में तो गेम्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर प्ले बेस्ड और गेम लर्निंग होती है तो आप समझ लीजिए कि वो तो बेस्ट क्लास हो जाएगी उनके लिए। तो कभी कभी फॉर अ चेंज डू अप्लाई गेम बेस्ड एंड प्ले बेस्ड लर्निंग, जहाँ पे आपको लगे कि बच्चे को भी, क्योंकि एंड ऑफ द डे टीचर को अपडेटेड रहना और टीचर की तरफ लुक अप टू करे बच्चा, यही बहुत बड़ा चैलेंज है आज के मोबाइल के दौर में। Now the next is break down information into manageable chunk, क्योंकि कंटेंट हेवी होता है और हमने कहा कि 10 से 15 मिनट से ज्यादा बच्चा नहीं कर सकता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे ब्रेक्स में करा जाए, आज इतना फिर इतना फिर इतना। और अगेन आई अंडरस्टैंड कि एडुकेटर्स की परेशानी क्या है कि उनको सिलेबस कंप्लीट कराना है। अभी 12 दिन की दिवाली छठ की छुट्टी हो जाती है, फिर कोल्ड वेव की नोटिस डीएम साहब से आ जाती है, फिर फाइनल्स का एग्जाम आ जाता है, फिर गर्मी की छुट्टी प्री मेच्योरली हो जाती है। तो टीचर के पास भी समय कम है, टीचर के पास भी सिलेबस को कंप्लीट कराने का प्रेशर है। तो उन उन सारी चीजों में इतना छोटा छोटा करके ब्रेक करके देने में क्या होगा कि एंड में सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। बट ये सारी लिमिटेशंस के बाद जो बेस्ट हम कर सकते हैं जिससे बच्चों का लर्निंग आउटकम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, ये हमारे माइंड में हमें रखना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे लर्निंग आउटकम अटेन कराना ही बच्चों का हमारा एडुकेटर्स का टारगेट है। लर्निंग गैप्स नहीं क्रिएट हो सकते हैं, और वो भी इस स्टाइल में कि बच्चे ले पाए। सो वी हैव टू कार्व आउट समथिंग जिससे हम लोग बच्चों के लिए ये चीज को ईजी बना पाए। नाउ emphasize repetition with varied practice, जैसा कि हमने कहा do put certain things on repeat mode। जो आपको लगता है कि बच्चे को एकदम जिंदगी भर आनी चाहिए, उसको रिपीट मोड पे डालना होगा। मेक इट स्पेस्ड रिपीटेशन, थोड़ा थोड़ा गैप के बाद, बट डू पुट इट। देन है फोस्टर क्यूरियोसिटी बाय इनकरेजिंग क्वेश्चंस। सबसे अच्छा लेसन प्लान में जो फर्स्ट पॉइंट होता है प्रीवियस नॉलेज, जब आप क्लास में पूछते हैं कि अच्छा इस चैप्टर में ये सारी चीजें, इसका प्रीवियस नॉलेज में क्या है, डू पुट 10 to 15 क्वेश्चन जिसमें आप ओपन एंडेड क्वेश्चन रखिए, ताकि बच्चों की क्यूरियोसिटी हो पैदा, और वो जब वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड जब जवाब दें तो उसमें ही आपका चैप्टर डिकोड हो जाए। And then you have to bring the kids on the track कि what the chapter is exactly talking about। But क्लास में open ended questions की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे फॉलोअर्स बिल्कुल भी नहीं है। उनको चाहिए कि उनकी ओपिनियन कोई सुने, उनका पर्सपेक्टिव कोई सुने, और जो भी उनका ओपिनियन और पर्सपेक्टिव है उसको ट्रैक पे टू द चैप्टर लाना हमारा काम है। बट ये ऑटोनॉमी उनको थोड़ी बहुत देनी चाहिए। देन इज कनेक्ट न्यू नॉलेज विथ प्रायर नॉलेज। ये जो जर्नी होती है ना फ्रॉम नोन टू अननोन, ये बहुत सॉलिड होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे को आप जब भी कोई न्यू चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसके लिए बिल्कुल हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन सारी नहीं हो, उसने कभी सुना ही ना उसके बारे में, उसको खुद ही लगे। लेकिन हमेशा अगर किसी भी चैप्टर से क्या होता है, हम लोग उसी चीज के लिए रेजिस्टेंस दिखाते हैं, या वही चीज हम लोगों को पसंद नहीं आती है जो अननोन हो। हम लोग कहते हैं ना मेड बदलनी है, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल, मेड बदलनी है तो एक डर होता है, पता नहीं न्यू मेड आएगी तो कैसी होगी, ऐसा तो नहीं कि चोरी करेगी, ऐसा तो नहीं कि ऐसा कर देगी, ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो अननोन का फियर है। तो लगता है कैसे भी नोन रह जाए, चाहे वो खराबी क्यों ना है, लेकिन जानते तो हैं। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी, दैट इज ट्रू फॉर एवरीवन। तो हम लोगों को ये बोलते हैं नहीं नहीं, जो न्यू मेड आने वाली वो पुराने वाली की जानने वाली है, उसकी उसके बगल में रहती थी, उसका तो घर देखा हुआ है। तो क्या होता है, एक नोन की फीलिंग आती है मन में, तो लगता है हाँ तब सब कुछ सेफ है। यही बच्चों के साथ होता है। तो जब भी कोई अननोन चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं तो जरूर उसको कनेक्ट करें किसी नोन चीज से, ताकि बच्चे को लगे इसमें कोई भी डरने की घबराने की बात नहीं है। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इन क्लास 9th, नेशनलिज्म इन यूरोप। जब अचानक से फ्रांस के रेवोल्यूशन के बारे में बात होता है और लुई 16 के बारे में और रेन ऑफ टेरर के बारे में, बच्चों को लगता है इसका क्या ही कनेक्ट है भाई, ना फ्रांस जानते हैं, ना रेन ऑफ टेरर जानते हैं, ना रूसो को जानते हैं, ना वॉल्टेयर को जानते हैं। बच्चा घबरा जाता है। तो बड़ा जरूरी होता है कि उसको पहले हिंदुस्तानी नेशनलिज्म भी बताया जाए, गांधी जी भगत सिंह सब बताया जाए, इसी तरीके का कुछ वहां है, लेकिन वो पहले हुआ है। तो ये क्या होता है, अननोन वाली जो चीज होती है ना, बच्चा बड़े सन्नाटे में आ जाता है, ये तो कुछ जानते ही नहीं, इसका और छोर ही नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन कैसे रिटेन करेंगे। बट अगर आप उसको एक नोन से कनेक्ट कर दें कि दिस इज व्हाट इट इज, यही है, सिंपल यही है, बस कॉन्टेक्स्ट दूसरा है, तो उसको लगता है कि हाँ देयर समथिंग टू होल्ड ऑन टू। ठीक है, तो दिस इज देयर। देन इज प्रोवाइड पॉजिटिव एंड स्पेसिफिक फीडबैक टू मोटिवेट लर्निंग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लिए भी, एडल्ट्स के लिए भी। कोई तारीफ
आई ऑलवेज से कि इंसान के लिए खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, एंड दिस इज हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज। ह्यूमन ब्रेन इज सेल्फिश, और सेल्फिश को खराब वे में लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम अपनी चीज को कितनी भी बुराई करें कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन अगर दूसरा वो चीज को उकट दे ना, तो बहुत बुरा लग जाता है। तो तारीफ एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सी चीजें अच्छी हो जाती हैं। अब सोचिए कि हम लोग तो बड़े हैं, लेकिन अगर कोई हमारी तारीफ कर देता है तो हमें बहुत अच्छा याद रहता है वो हमेशा के लिए कि अच्छा पता है उसने उस दिन ऐसा कहा था। दिस इज हाउ द ह्यूमन ब्रेन है, उसको तारीफ बहुत पसंद है। तो बच्चों के लिए भी अगर उसने कुछ भी पॉजिटिव किया है, कल से आज वो बेहतर हुआ है, तो उसकी तारीफ जरूर करें, क्योंकि वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिपीट करने पर जाएगा कि ये बिहेवियर मेरा लाइक किया गया, इसमें हमको तारीफ मिली है, तो शायद नेक्स्ट टाइम भी करें। बट दैट तारीफ शुड बी वेरी वेरी जेन्युइन, इट शुड नॉट बी अ सरकाजम। बहुत बच्चों को सरकाजम और जेन्युइन के बीच में डिफरेंस पता है, उनको वाइब्स के बीच में डिफरेंस पता है। So be very genuine कि I observed that yesterday you did not do it and today you did it. So I am really proud of you. तो ये सब चीजें क्या होती हैं, छोटी हैं मगर दिल को छू जाती हैं। तो जब इम्पैक्ट क्रिएट होता है वैसा, तो बच्चे जरूर मानते हैं बातों को। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड जॉब, से आई लव हाउ यू सॉल्व दैट मैथ्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इनटू स्टेप्स। कुछ समय लगता है, कुछ ब्रेथ हमारी लगती है, बट वो जिंदगी भर बच्चा याद रखता है कि यू नो इतना माइन्यूटली टीचर ने देखा कि हमने उस मैथ सम्स को सिंपली नहीं बनाया, बट उसको स्टेप्स में ब्रेक करके बनाया। वेरी वेरी स्मॉल थिंग, बट इट विल लीव अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट। इंगेज मल्टी सेंसेस इन लर्निंग। वे सो जब हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं कि बच्चा उस चीज को छू भी सके, स्मेल भी कर सके, टेस्ट भी कर सके अगर मुमकिन है तो, और नहीं तो जो भी देख सके, ऑडिटरी कर सकते हैं, काइनेस्थेटिक कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन जब हम लोग की सारे सेंसेस किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो चीज को हमारे अंदर से कोई निकाल नहीं सकता है। दैट इज अनदर फैक्ट। सो ये छोटे क्लासेस में जरूर कर सकते हैं, जब बच्चा उसको सारे सेंसेस, मल्टी सेंसरी हम उसकी एक्टिविटी बना बताते हैं। द सेकेंड लास्ट इज बिल्ड अ सेफ, इंक्लूसिव, इनकरेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। एज आई सेड, हमारे लिए भी है, हम लोग स्टाफ रूम में जाएं और एक अनइंक्लूसिव, अनसेफ और डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट हो, तो कितने दिन स्कूल जा पाएगा कोई? कुछ ही दिन जा पाएगा, फिर वो दूसरी ही जगह ढूंढेगा। सेम इज विद किड्स। अगर बच्चे क्लास में आए तो उनको पता होना चाहिए दे आर हर्ड, दे आर वैल्यूड, दे आर रिस्पेक्टेड, they are invited, it's a positive classroom, and they don't have to worry about anything else but only about their learning, because only learning happens in this class. ये बच्चे को समझा देना, याद करा देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमको आपकी किसी भी चीज से फर्क पड़ता है, तो दैट लर्निंग इज हैपनिंग और नॉट, whether you're feeling safe or not, whether you're feeling valued and heard or not. ये दिस इज ट्रू फॉर वी एडल्ट्स एज वेल। तो बच्चे तो बच्चे ही हैं। लास्ट है कि बच्चों में एक आदत, टीचिंग स्ट्रैटेजीज आपकी सफल होगी तभी कि बच्चों में सेल्फ रिफ्लेक्शन, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, क्या हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे फंस रही है चीजें, और गोल सेटिंग कि ये अचीव करना है तो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे छोटे गोल्स देना है बच्चे को, बहुत एम्बिशियस गोल्स नहीं देना जो वो नहीं कर पाए, नहीं तो वो हतोत्साहित हो जाएंगे। गिव देम वेरी शॉर्ट स्मॉल गोल्स एंड देन मेक इट बिग जब उनकी आदत हो जाए। लेकिन गोल्स जरूर दें, बाय नेक्स्ट क्लास वी विल बी एबल टू अचीव दिस। छोटा गोल, फिर थोड़ा सा और। तो बच्चे जब गोल अचीव करते हैं ना, तो उनको एडिक्शन हो जाता है गोल अचीव करने का। क्यों सक्सेसफुल लोग हमेशा ही सक्सेस प्राप्त करते हैं? क्योंकि उनको एडिक्शन हो जाता है, उनको पता चल जाता है, उसकी नस पकड़ लेते हैं, गोल सेटिंग करते हैं और उसको अचीव करते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए छोटा छोटा गोल, अनएम्बिशियस गोल्स, जस्ट टू सेट की उनकी आदत बन जाए, एंड देन बिगर गोल्स, एंड देन दे विल अचीव एनीथिंग you want, and all the teaching strategies will be a success. Thanks a lot. It's already 1 hour. Thank you very, very much. I have been reading the chats all along, and thanks a lot. Your comments, your chats keep me motivated to come up with better sessions. And if we can use all these things, it will be this journey will be very, very beautiful and easy for all of us. Thank you. And everything is around the kids. Everything is for the children. Thank you so much.